उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक रेलवे ट्रैक को पार करने की कोशिश में 6 महिलाएं ट्रेन की चपेट में आ गईं। हादसा उस वक्त हुआ जब सोनभद्र से एक पैसेंजर ट्रेन मिर्जापुर के चुनार रेलवे स्टेशन पर आई। दावा किया गया उस ट्रेन में मौजूद कुछ महिलाएं प्लेटफॉर्म पर उतरने के बजाय रेलवे ट्रैक पर उतर गईं और ठीक उसी वक्त एक एक्सप्रेस ट्रेन वहां आ गई और यह दर्दनाक हादसा हो गया। बताया गया उस रेलवे ट्रैक पर 6 महिलाएं उतरी थीं, उन सभी की उस ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। इस हादसे के बाद उस रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। तुरंत पुलिस की कई टीमें वहां पहुंच गईं। जानकारी के मुताबिक उस ट्रेन की चपेट में आई महिलाओं के शवों के टुकड़े 50 मीटर दूर तक उछल गए। इसके बाद वहां पहुंची पुलिस की टीम उन टुकड़ों को बैग में भरकर पोस्टमार्टम के लिए ले गई और इस हादसे के बाद उन महिलाओं के परिवारों में मातम पसर गया। उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में जान गंवाने वाली 2 महिलाएं एक ही परिवार की थीं और उन दोनों की तलाश में एक लड़की जोर जोर से रोती नजर आई। इसके बाद एक पुलिसकर्मी ने उस लड़की से उसके परिवार वालों के बारे में पूछताछ की। मेरे घर की 2 ही थी, एक बहन एक बुआ। और कोई परिचित या बगल का अभी तक कोई? और बच्ची और बताओ कोई जन गायब तो 7 लोग, 2 लोग देख ही नहीं रहे, हम कहाँ बताएं। वहां मौजूद कई और लोग अपनों को खोने के गम में रोते दिखाई दिए। जानकारी के मुताबिक जान गंवाने वाली 6 महिलाओं में 5 मिर्जापुर की थीं, जबकि एक महिला सोनभद्र की थी। वो सभी कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान करने आई थीं। वो सोनभद्र के चोपन से पैसेंजर ट्रेन से निकली थी और मिर्जापुर के चुनार रेलवे स्टेशन पर आई थी और तभी वहां तेज रफ्तार में आई कालका एक्सप्रेस ट्रेन ने उन्हें बुरी तरह रौंद दिया। कालका एक्सप्रेस चुनार रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकी। यही वजह रही कि उस ट्रेन की स्पीड इतनी तेज थी कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वो ट्रेन उन 6 महिलाओं के ऊपर से होकर गुजर गई। इस हादसे के वक्त उस रेलवे स्टेशन पर मौजूद एक व्यक्ति ने आंखों देखी बताई। कुछ लोग तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर उतरने लगे, कुछ महिलाएं उतर करके ट्रैक को पार करना चाहिए। इसी में तेज गति से एक एक्सप्रेस आई और 20 सेकंड के भीतर सबको रोकते हुए चली गई। दावा किया गया कि उन महिलाओं को गंगा स्नान के लिए घाट पर पहुंचने की जल्दी थी। यही वजह रही कि वो प्लेटफॉर्म पर उतरने के बजाय रेलवे ट्रैक पर ही उतर गईं और इससे पहले कि वो उस रेलवे ट्रैक को पार कर पाती, वो ट्रेन वहां आ गई और बड़ा हादसा हो गया और ट्रेन की जद में आने वाली 6 महिलाओं की जान चली गई। बताया गया कि चुनार रेलवे स्टेशन पर बने एक फुटओवर ब्रिज को तोड़कर उससे काफी दूर नया पुल बनाया गया। दावा है प्लेटफॉर्म पर उतरने के बाद महिलाओं को फुटओवर ब्रिज पर चलना पड़ता। बताया गया कि ज्यादा चलने से बचने के लिए वो पहले उतर गईं और इसीलिए वो महिलाएं रेलवे ट्रैक पर ही उतर गईं ताकि उन्हें ज्यादा न चलना पड़े। मिर्जापुर के डीएम ने बताया कि इस हादसे में रेलवे विभाग की तरफ से हुई लापरवाही की जांच भी शुरू कर दी गई। प्लेटफॉर्म जैसे ट्रेन का बदलने की बात आ रही है तो प्लेटफॉर्म किन परिस्थितियों में बदला गया? वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने जान गंवाने वालों के परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया। जो भी आर्थिक मदद होगा उनको हमारी सरकार के द्वारा पूरा किया जाए। साथ ही इस हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए गए। उधर यूपी के बहराइच में तेंदुए ने 6 साल के एक बच्चे पर हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेंदुए के हमले में 6 साल का एक बच्चा घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां नानपारा इलाके के रहने वाले बच्चे के पिता ने बताया कि वो साइकिल से घर जा रहे थे, तभी तेंदुए ने हमला कर दिया। अगर हम वहाँ पर नहीं होते तो उठा ले जाता बाघ, उसमें कोई शंका की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कुछ लोगों ने एक फैक्ट्री के मालिक की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट की वजह से उनका सिर फट गया। आरोप लगा कि उन्होंने अपनी फैक्ट्री का माल तंग गली में गिरवा दिया, इससे रास्ता बंद हो गया। इसी बात से नाराज लोगों ने उनसे मारपीट की। इधर पंजाब के लुधियाना में एक कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या किए जाने से सनसनी मच गई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर मर्डर की जिम्मेदारी ली। लॉरेंस बिश्नोई के भाई गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के नाम से बने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट डाली गई और कबड्डी खिलाड़ी की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए लॉरेंस गैंग के दुश्मनों को धमकी दी गई। कबड्डी खिलाड़ी गुरविंदर सिंह लुधियाना के मानकी गांव के रहने वाले थे। उनके घर वालों के मुताबिक वो अपने 3 दोस्तों के साथ एक दुकान के पास बैठकर बातें कर रहे थे। उसी दौरान 4 नकाबपोश हमलावर 2 बाइक से पहुंचे और ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। रंजस मुंडे होर दी थी ये नाल बैठे थे मुंडे 4 मुंडे मोटरसाइकिल ते आए ने गोलियां मार के लंघ गए इन्हां दे। फायरिंग में गुरविंदर और उनके दोस्त धर्मपाल को गोली लग गई, जबकि उनके एक साथी लवप्रीत जान बचाकर भागने में कामयाब रहे। लेकिन गोलीबारी होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। फायरिंग में एक गोली कबड्डी खिलाड़ी गुरविंदर सिंह के पेट में लगी। गोली लगते ही वो छटपटाते हुए जमीन पर गिर पड़े, जबकि एक गोली उनके साथी धर्मपाल सिंह के शरीर में लग गई। ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद चारों हमलावर वहां से फरार हो गए और घायल हालत में गुरविंदर सिंह और उनके साथी धर्मपाल को समराला के सिविल अस्पताल ले जाया गया। वहां पर उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया गया। हालांकि इस दौरान गुरविंदर सिंह की रास्ते में ही मौत हो गई।
धर्मपाल सिंह को पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती करा दिया गया। गुरविंदर सिंह की हत्या के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। उनके घर पर मातम पसर गया। घर वालों ने पुलिस से हमलावरों को गिरफ्तार कर कड़ी सजा दिए जाने की मांग की। जिन्ने भी है जल्दी जल्दी फड़े जाना बंदे जिन्होंने भी कारा किया। पुलिस ने भी मामला दर्ज कर मर्डर की जांच शुरू कर दी। लेकिन जांच के दौरान ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कबड्डी खिलाड़ी की हत्या की जिम्मेदारी लेकर सनसनी मचा दी। लॉरेंस गैंग के मुताबिक गुरविंदर सिंह उसके दुश्मनों के साथ थे, इसी वजह से उनको गोली मारी गई। इससे पहले 31 अक्टूबर को लुधियाना में ही एक और कबड्डी प्लेयर तेजपाल सिंह की भी हत्या कर दी गई थी। यानी केवल 4 दिन के अंदर ही लुधियाना में कबड्डी के 2 खिलाड़ियों को मौत के घाट उतार दिया गया। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के नाम से जो सोशल मीडिया पोस्ट डाली गई, उसमें साफ धमकी दी गई कि जो भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दुश्मनों का साथ दे रहे हैं, सबकी छाती में गोली मारी जाएगी। पोस्ट में आगे ये भी चेतावनी दी गई कि दुश्मनों का साथ दे रहे लोग खुद ही पीछे हट जाएं, वरना अंजाम बुरा होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में करण मादपुर और तेजी चक नाम के 2 अपराधियों के नाम लिखे गए और उन्हें कबड्डी खिलाड़ी गुरविंदर सिंह की हत्या के लिए शाबाशी दी गई। पुलिस ने जांच और लॉरेंस गैंग की तरफ से डाली गई पोस्ट के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की तलाश में अलग अलग टीमें लगा दी गईं और अनमोल बिश्नोई की सोशल मीडिया पोस्ट की भी जांच शुरू कर दी गई। फायरिंग की खबर मिलते ही एसपी, डीएसपी समेत तमाम अधिकारी गुरविंदर सिंह के गांव पहुंच गए। पुलिस ने इस मामले में खन्ना जिले के चकसराय गांव के रहने वाले तेजी चक, मादपुर गांव के रहने वाले करण, बालियां गांव के रहने वाले सिम्मी और संदीप सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। को 2-3 बंदे हो रहा है, पता लग चुका है। असि टीमां बना के इन्हां दे घरां ते रेड कर रहे हैं। गोलीबारी की इस घटना के बाद मानकी गांव समेत आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बन गया। उधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गंदगी फैलाने का आरोप लगाते हुए गांव के लोगों ने सिंचाई विभाग के कर्मचारियों पर गुस्सा निकाला। गांव वालों ने सिंचाई विभाग के इंजीनियर समेत दूसरे कर्मचारियों को कीचड़ में घुसा दिया। खतौली इलाके में सिंचाई विभाग के कर्मचारी एक नहर की सफाई करवाने पहुंचे थे, लेकिन नहर की सफाई के दौरान उन्होंने कीचड़ को नहर की पटरियों पर डलवा दिया। इस बात पर नहर के आसपास रहने वाले लोग भड़क गए। उन्होंने सिंचाई विभाग के कर्मचारियों का विरोध शुरू कर दिया। एक व्यक्ति ने तो सिंचाई विभाग के एक कर्मचारी को पकड़ा और उसी कीचड़ में घुसा दिया। मेरे भाई हम अपने घरों के सो जावे। पत्रोल साहब हम अपने घरों के सो जावे, तो बताओ। हमारे बाप को स्कूल में जाना कैसे जाएंगे, तो बताओ। उस व्यक्ति ने सिंचाई विभाग के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया और दावा किया कि सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को कई बार गंदगी हटाने के लिए कॉल की गई, लेकिन उन्होंने उनकी एक न सुनी। गांव के लोगों के मुताबिक नहर से निकाला गया कीचड़ उनके घरों में भी घुस गया, रास्ते बंद हो गए, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और इसी से नाराज होकर उन्होंने नहर की सफाई करवा रहे सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को सबक सिखाने का फैसला किया। नहर से निकाले गए बदबूदार कीचड़ में सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की परेड करा दी गई। गांव वालों के मुताबिक सिंचाई विभाग ने नहर से निकाले गए कीचड़ को ट्रॉली के जरिए दूसरी जगह फेंकवाने के बजाय नहर की पटरियों पर ही डलवा दिया। गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि जब इसका विरोध किया गया तो सिंचाई विभाग के इंजीनियर ने उनसे अभद्र भाषा में बात की। इसी से गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बैठक के दौरान बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले और पूर्व सांसद अनिल शुक्लवारसी के बीच जोरदार बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि हाथापाई की नौबत आ गई। इसके बाद बैठक में मौजूद जिले के डीएम और एसपी ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन हंगामा खत्म नहीं हुआ। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद अनिल शुक्लवारसी अकबरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले पर बुरी तरह भड़क गए। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उन्हें चुप कराना चाहा, लेकिन अनिल शुक्लवारसी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने सांसद देवेंद्र सिंह भोले पर धमकाने का आरोप लगा दिया। पूरा बवाल दिशा समिति की बैठक में हुआ, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं की निगरानी और समीक्षा होनी थी। लेकिन इस अहम बैठक में बात बिगड़ती चली गई। मौजूदा सांसद और पूर्व सांसद कई पुराने मुद्दों को भी उठाते हुए एक दूसरे से भिड़ गए। इसके बाद तो उनके बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए और पूर्व सांसद अनिल शुक्लवारसी ने मौजूदा सांसद देवेंद्र सिंह भोले के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगा दी। उनके मुताबिक सांसद ने समिति में ऐसे लोगों को शामिल किया जो सारे गलत काम करते हैं। मुकदमे लिखाते, फैक्ट्री वालों को टारगेट करते, फिर इनके लोगों जा करके वहां वसूली काम करते। उनके आरोपों पर पलटवार करने में देवेंद्र सिंह भोले ने देर नहीं लगाई, लेकिन इस दौरान उन्होंने खुद को सबसे बड़ा बदमाश भी बता दिया। लेकिन धमकी देना, मुझे गुंडा कहना, अपराधी कहना, तो मुझसे बड़ा कानपुर देहात में कोई बदमाश नहीं है। मैं हिस्ट्री सीटर हूँ कानपुर देहात का।
पूर्व सांसद अनिल शुक्लवारसी योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति हैं। वो बैठक के बीच में ही शोर मचाते हुए खड़े हो गए और इस बीच उनके और मौजूदा सांसद के भी कई समर्थकों ने बैठक में हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके बाद तो बैठक में अफरा तफरी मच गई और यह देखकर जिले के डीएम और एसपी दोनों मिलकर हंगामे को शांत कराने में जुट गए। वहां बैठे कई दूसरे अधिकारी भी इन दोनों नेताओं और उनके समर्थकों को चुप कराते नजर आए, लेकिन कोई भी पक्ष शांत नहीं हुआ। बात हाथापाई तक पहुंच गई तो पुलिस वाले आगे आ गए। उन्होंने बीच बचाव किया। इस बीच पूर्व सांसद ने आरोप लगा दिया कि देवेंद्र सिंह भोले ने उन्हें जान से मारने की धमकी तक दी। मैं तो सरकार से कहूँगा मुझे सिक्योरिटी दी जाए, नहीं तो किसी भी समय जो है भोले सिंह हमारी हत्या करवा सकते हैं। भारी हंगामे को देखते हुए दिशा समिति की इस बैठक को बीच में ही स्थगित कर दिया गया। उधर पंजाब के अमृतसर में पाकिस्तान की साजिश नाकाम करने का दावा किया गया। पंजाब की अमृतसर पुलिस ने भारत पाकिस्तान सीमा के पास से 2 राइफल और एक आधुनिक पिस्तौल बरामद की। इसके बाद पुलिस सीमा पार से हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का पता लगाने में जुट गई। बिहार के कटिहार में 4 साल के एक बच्चे के लापता होने के 36 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं मिलने से हड़कंप मच गया। बच्चे के परिजनों ने पड़ोसी पर अपहरण का आरोप लगाया। इस बीच पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से छानबीन शुरू कर दी। इधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी ने अपने कमरे में तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। उनका आरोप है 16 अक्टूबर को कुछ लोगों ने उनके सरकारी आवास में जबरन घुसकर वहां तोड़फोड़ की थी और इसी के खिलाफ उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। सीएचसी यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोंडा के प्रभारी ने दावा किया कि 16 अक्टूबर की रात जब वो ड्यूटी खत्म करने के बाद अपने कमरे में आराम कर रहे थे, तब कुछ लोग उनके कमरे में जबरन घुस आए थे। इस घटना के बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी और इसमें जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर नितिन ने ये आरोप भी लगाया कि उन लोगों ने कमरे में घुसने के बाद वहां तोड़फोड़ भी की थी। लेकिन जिन लोगों के खिलाफ सीएचसी प्रभारी डॉक्टर नितिन ने केस दर्ज कराया, उन्होंने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि वो लोग इसलिए उनके कमरे में घुसे क्योंकि डॉक्टर नितिन ड्यूटी के वक्त ही शराब के नशे में धुत थे और उन लोगों ने आरोप लगाया कि इसी वजह से वो सीएचसी प्रभारी के कमरे में दरवाजा तोड़कर घुसे थे। उन लड़कों ने अपनी बात साबित करने के लिए कमरे के अंदर का वीडियो भी दिखाया। गलत व्यवस्था में पड़े। दावा किया गया कि कमरे में डॉक्टर नितिन बगैर कपड़ों के बिस्तर पर लेटे हुए थे। उन लड़कों के मुताबिक वो शराब के नशे में इस कदर धुत थे कि उन्हें तेज आवाज में गाने बजने से भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन डॉक्टर नितिन ने दावा किया कि वो शराब के नशे में नहीं थे, बल्कि वो दवाई खाकर सोए हुए थे। उन्होंने ये आशंका भी जताई कि जो लोग उनके कमरे में जबरन घुसे थे, उन्होंने ही उनके कपड़ों के साथ छेड़छाड़ भी की थी। और डॉक्टर नितिन के मुताबिक जब ये सब हुआ तो वो दवाई की वजह से कुछ भी समझ पाने की हालत में नहीं थे। मैंने सिर्फ वो सिरप इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से मैं गहरी नींद। क्या कपड़ों के साथ छेड़छाड़ की गई आपके? जी सर, हो सकता है मेरे कपड़ों के साथ में छेड़छाड़ की गई हो। उन्होंने ये सफाई इसलिए दी क्योंकि उन पर ये आरोप लगाए गए कि वो शराब के नशे में कपड़े उतारकर अपने कमरे में बेसुध पड़े हुए थे और इसी के खिलाफ उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। लेकिन उनकी इस शिकायत के बाद उसी इलाके के बीजेपी के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिले के स्वास्थ्य विभाग के सबसे बड़े अधिकारी यानी सीएमओ के दफ्तर का घेराव किया और वहां पहुंचकर सीएमओ से सीएचसी प्रभारी डॉक्टर नितिन के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। इस हंगामे के बाद डॉक्टर नितिन को सीएचसी गोंडा से हटा दिया गया। विषय की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से चिकित्सा अधीक्षक गोंडा को कार्यालय में संबद्ध कर लिया गया है। दूसरी तरफ पुलिस ने भरोसा दिया कि वो 16 अक्टूबर की रात को हुए उस हमले की अच्छी तरह से जांच करेगी। इसके लिए पुलिस ने आसपास की सीसीटीवी फुटेज जुटानी भी शुरू कर दी। उधर मुंबई में एक मोनोरेल ट्रायल रन के दौरान हादसे का शिकार हो गई, जिससे हड़कंप मच गया। हादसे में मोनोरेल की देखरेख करने वाली टीम के एक कर्मचारी घायल हो गए। उन्हें तुरंत बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया क्योंकि परीक्षण के दौरान उस मोनोरेल के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। इस वजह से मोनोरेल के आगे के हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा। हादसे की वजह से मोनोरेल 2 पटरियों के बीच फंसी नजर आई। हालांकि मोनो प्रशासन का शुरुआत में ये कहना था कि ये हमारे ट्रायल का ही हिस्सा है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। हादसा मुंबई के वडाला इलाके में हुआ। गनीमत रही कि इस दौरान उसमें कोई यात्री सवार नहीं थे, लेकिन खबर मिली कि इस हादसे में एक कर्मचारी जख्मी हो गए। इसके बाद वहां मौजूद अधिकारियों ने तुरंत मोनोरेल के डिब्बों को हटवाने का काम शुरू किया। इधर बिहार के मुंगेर में जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी ने मतदान से पहले बीजेपी का दामन थाम लिया।
बिहार के मुंगेर जिले में मुंगेर विधानसभा सीट से जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी संजय सिंह वोटिंग से एक दिन पहले बीजेपी में शामिल हो गए। संजय सिंह को मुंगेर से बीजेपी प्रत्याशी कुमार प्रणय ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई। बिहार में राजधानी पटना के एयरपोर्ट पर लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का आमना सामना हो गया। हालांकि दोनों ने एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं की, लेकिन तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप के साथ मौजूद लोगों से मजाकिया अंदाज में सवाल किया। वो हमको गिफ्ट दे रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश के गुना में आंगनबाड़ी के पोषण आहार की कालाबाजारी का हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। पुलिस को सामान ढोने वाली एक गाड़ी से पोषण आहार के 200 से ज्यादा बोरे मिले। पुलिस को जानकारी मिली थी कि सफेद रंग की एक गाड़ी से पोषण आहार की कालाबाजारी की जा रही है और इसके बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद जब सामान ढोने वाली वो गाड़ी वहां आई तो पुलिस ने उसे रोक दिया। इसके बाद उस गाड़ी की तलाशी ली गई। पुलिस को उस गाड़ी में पोषण आहार की 202 बोरियां भरी मिली। पुलिस ने उस गाड़ी के ड्राइवर को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी। साथ ही बच्चों के लिए भेजी गई पोषण आहार की सभी बोरियां भी जब्त कर ली गईं। जानकारी के मुताबिक ये पोषण आहार आंगनबाड़ी में 6 महीने से 3 साल तक के बच्चों को मुफ्त बांटा जाता है और दावा किया गया कि उस पोषण आहार की धड़ल्ले से कालाबाजारी की जा रही है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आई। इसके बाद 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि शुरुआती जांच में सामने आया कि उन अधिकारियों ने ही पोषण आहार के स्टॉक में हेराफेरी की थी। वहीं पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान उस गाड़ी के ड्राइवर ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक उसने बताया कि वो आंगनबाड़ी में पोषण आहार की सप्लाई करता है और वो हर बार पोषण आहार के कुछ बोरे बचाकर उन्हें बाजार में बेच देता था। ट्रांसपोर्टर तो उसमें इन्वॉल्व था ही, जिसके अगेंस्ट में एफआईआर भी करा दी गई है और 2 लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। गुना के कलेक्टर ने भरोसा दिया कि इस मामले में शामिल सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी। इधर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में तैनात सीओ ऋषिकांत शुक्ला को सस्पेंड कर दिया गया। ऋषिकांत शुक्ला पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने कानपुर में तैनाती के दौरान करीब 100 करोड़ रुपयों की संपत्ति बना ली। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अपने घर वालों, रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम पर अलग अलग शहरों में प्रॉपर्टी बनाई और सूत्रों के मुताबिक जांच में अकेले कानपुर और उसके आसपास के जिलों में 92 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां पाई गई। ऋषिकांत शुक्ला करीब 15 साल तक कानपुर में अलग अलग पदों पर तैनात रहे। उन पर कानपुर के चर्चित वकील रहे अखिलेश दुबे के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करके 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाने का आरोप लगाया गया। अखिलेश दुबे के साथ मिलकर के उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों के माध्यम से कई प्रॉपर्टी अर्जित की हैं। अखिलेश दुबे पर अवैध वसूली करने, जमीन हड़पने और भ्रष्टाचार से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए थे और पुलिस सूत्रों के मुताबिक कानपुर में तैनाती के दौरान ऋषिकांत शुक्ला ने अखिलेश दुबे के साथ मिलकर एक गिरोह के तौर पर काम किया। कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मैनपुरी जिले के भोगांव क्षेत्र में सीओ यानी सर्कल ऑफिसर के पद पर तैनात ऋषिकांत शुक्ला को सस्पेंड कर दिया गया और उन पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जिम्मेदारी विजिलेंस की एक टीम को सौंप दी गई। ऋषिकांत शुक्ला जो यहाँ पे कई पदों पर नियुक्त रहे हैं, उनके खिलाफ विजिलेंस की जांच शुरू कर दी गई है। विजिलेंस जांच के साथ ही ऋषिकांत शुक्ला के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई। ऋषिकांत शुक्ला साल 1998 से 2006 तक और फिर दिसंबर 2006 से 2009 तक करीब 10 साल कानपुर नगर में दरोगा के पद पर तैनात रहे। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान कानपुर के चर्चित वकील अखिलेश दुबे से बहुत नजदीकियां बढ़ी और सूत्र बताते हैं कि उन्होंने फर्जी मुकदमे दर्ज करने, जबरन वसूली करने और जमीन पर कब्जा करने के काम में अखिलेश दुबे का साथ दिया था और सूत्र बताते हैं इसी दौरान उन्होंने अकूत संपत्ति बना ली। हालांकि इन आरोपों के बाद ऋषिकांत शुक्ला सामने आए और उन्होंने अपने ऊपर लग रहे सभी आरोपों को सरासर गलत बताया। हालांकि उन्होंने अखिलेश दुबे के साथ जान पहचान होने की बात कबूल की, लेकिन यह दावा किया कि उनका संबंध अखिलेश दुबे के साथ सिर्फ एक पुलिस अधिकारी और वकील का था। यानी ऋषिकांत शुक्ला ने सिरे से सभी आरोपों को खारिज कर दिया। मेरे पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मेरा अखिलेश दुबे जी के साथ कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उसमें 100 करोड़ टर्नओवर है, ये सरासर गलत है। ऋषिकांत शुक्ला ने भ्रष्टाचार के आरोपों में उनके बेटे का नाम घसीटे जाने को गलत बताया। एक दूसरा आरोप जो लगाया जा रहा है कि 33 कंपनियां मेरे बेटे के नाम से है, ये सरासर झूठ है। कोई भी ऐसी कंपनी मेरे बेटे के नाम से नहीं है। ऋषिकांत शुक्ला के मुताबिक कानपुर में तैनाती के दौरान जिन अपराधियों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की थी, उन्होंने साजिश के तहत झूठे आरोपों में उन्हें फंसाने की कोशिश की। उधर हरियाणा के पंचकुला से चौंका देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक युवक ने कुछ लोगों पर मारपीट का आरोप लगाने के बाद खुदकुशी कर ली। जान देने से पहले उसने एक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया।
और सागर सिंगला नाम के उस युवक ने आत्महत्या के लिए उन लोगों को जिम्मेदार बताया जिन्होंने उसके साथ मारपीट की थी। मैं घर जागा फांसी ले रहा भाई, इस चीज का जिम्मेदार जिस ने भी मेरा मारे मौके पर जोन थे सबका नाम लूंगा, मैं फांसी बजाकर लटकूंगा जिस टाइम। हैरान कर देने वाला मामला पंचकुला के रायपुर रानी थाना क्षेत्र का रहा। वहां खुदकुशी की चेतावनी देने के कुछ देर बाद ही 24 साल का वो युवक अपने घर में पंखे से फंदा लगाकर लटक गया। हालांकि उसने सोशल मीडिया पर जो वीडियो डाला उसे देखने के बाद उसके दोस्तों ने मदद की कोशिश की थी और उन्होंने सागर को फोन करके कहा कि वो कोई गलत कदम ना उठाए, लेकिन वो नहीं माना। बताया गया कि किसी बात को लेकर कुछ लोगों ने उसकी पिटाई कर दी थी और इसी के बाद वो युवक इतना ज्यादा नाराज हो गया कि अपनी जान दे दी। सागर सिंगला का शव उसके कमरे में पंखे से लटका मिला। उसके परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। तो फोन में कब्जे में ले लिए गए, आगे जांच जारी है। जो भी जांच में आगे आएगा, जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई बनेगी, उचित कार्रवाई की जाएगी। पुलिस उन लोगों के बारे में भी पता लगाने में जुट गई जिन पर सागर ने मारपीट करने का आरोप लगाया। इधर बिहार में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सेना पर दिए गए राहुल गांधी के एक बयान को लेकर बवाल मच गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर पलटवार किया और सेना को राजनीति से दूर रखने की अपील की। और ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने दावा किया कि भारतीय सेना पर देश की 10% आबादी का कब्जा है। सेना में उनका कंट्रोल है और 90% आपको जो आबादी है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। राहुल गांधी ने यह बयान बिहार के औरंगाबाद में एक चुनावी रैली के दौरान दिया। उनके मुताबिक देश में 90% आबादी दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों की है, फिर भी सेना की नौकरियों में उन्हें जगह नहीं मिलती। लेकिन राहुल गांधी के इन आरोपों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया। उन्होंने बिहार के बांका में एक रैली के दौरान राहुल के साथ साथ कांग्रेस पर भी हमला बोला और उन पर सेना को जात पात के नाम पर बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया। लेकिन सेना के बारे में जाति पात के आधार पर, बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा कि सेना को सियासत में नहीं धकेलना चाहिए। उधर बिहार के छपरा में भारी मात्रा में कैश और हथियार बरामद करने का दावा किया गया। बिहार के छपरा में नया गांव थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी में 23 लाख कैश, गहने और हथियार बरामद किए। पुलिस ने राजपुर गांव के रहने वाले विक्की कुमार नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया। बिहार के औरंगाबाद जिले में पुलिस ने एक कार से शराब की बोतलें बरामद की। पुलिस ने कार में सवार 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 40 पेटी शराब कार में रखकर झारखंड से बिहार लाई जा रही थी। इधर मध्य प्रदेश के आगर मालवा में एक फर्जी क्लिनिक में स्वास्थ्य विभाग की टीम के पहुंचने से हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम को जानकारी मिली कि राजस्थान के भीलवाड़ा के एक व्यक्ति फर्जी क्लिनिक चला रहे हैं। उनके पास न तो कोई डिग्री है, न ही उस क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन है और इसीलिए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वहां छापा मार दिया। दावा किया गया कि उस टीम को वहां आते देख उस क्लिनिक के संचालक भाग निकले। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने उस क्लिनिक के स्टाफ से सवाल जवाब किए। कौन है डॉक्टर? कौन है? कैसे इलाज कर रहे हैं यार? हाँ, डिग्री और रजिस्ट्रेशन उनका। अयांश क्लिनिक नाम के उस क्लिनिक में 12-13 बेड लगे नजर आए। कुछ मरीजों का वहां इलाज चल रहा था। इसके अलावा वहां ढेर सारी दवाइयां और इंजेक्शन भी रखे नजर आए और ये सब देखकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी दंग रह गए। आरोप लगाया गया कि लोगों को बहकाने के लिए वो क्लिनिक राजगढ़ के जिला अस्पताल के एक रिटायर्ड सरकारी डॉक्टर के नाम पर चलाया जा रहा था और इसकी खबर मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम उस क्लिनिक को सील करने पहुंच गई। उस क्लिनिक में न तो किसी डॉक्टर की डिग्री मिली और न ही क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन। जानकारी के मुताबिक इलाज के लिए वहां आने वाले मरीजों से 2500 से 4000 तक फीस वसूली जा रही थी और आरोप लगा कि इतनी मोटी फीस लेकर वहां झोला छाप डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वहां से दवाइयां और मरीजों की एंट्री वाले रजिस्टर जब्त कर लिए। साथ ही उस क्लिनिक के संचालक की तलाश तेज कर दी। उधर उत्तर प्रदेश के एटा में सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के चक्कर में एक महिला अपने पति और 3 बच्चों को छोड़कर भाग गई। बाद में उनके पति और ससुर की शिकायत पर पुलिस ने महिला को पकड़ लिया। इसके बाद उन्हें एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनके पति, ससुर और 3 बच्चे भी पहुंचे। लेकिन वो महिला किसी भी सूरत में अपने घर जाने के लिए तैयार नहीं हुई। वो अपने दोस्त के साथ रहने की जिद पर अड़ गई। शादी हो गई, मैं अपनी मर्जी से जहाँ जाना चाहती वहाँ मुझे जाना दिया जाए। लोगों ने जब उन पर दबाव बनाया तो उन्होंने अपने पति के खिलाफ शिकायतों की झड़ी लगा दी। उनके मुताबिक पति की आदतों से तंग आकर ही उन्होंने घर छोड़ा था। ये दारू पीते, जुआ जमाना खेलते और मुझे मारते पीटते और मतलब कि आदमियों को लाते रात में
नशा वगैरह करते हैं। बताया गया कि महिला कुछ रोज पहले अपने घर से अचानक गायब हो गई थी। इसके बाद उनके ससुराल वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उन्हें पकड़ने के बाद पुलिस ने जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया तब उन्होंने अपने दोस्त के साथ भाग जाने की बात कबूल कर ली। ये सुनकर उनके परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें इस बात का यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि महिला अपने घर नहीं जाना चाहती तब वो खुद को संभाल नहीं पाए। महिला के ससुर की आंखों से लगातार आंसू बहने लग गए तो तीनों बच्चे भी अपनी मां को देखकर भावुक हो गए। पति की भी हालत खराब हो गई, लेकिन इसके बाद भी उस महिला का मन नहीं बदला। मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, मेरे पीछे कोई ना पड़े। पति के मुताबिक महिला जब अपने मायके गई थी तभी उन्होंने एक दूसरे व्यक्ति के साथ दोस्ती कर ली थी। अपने घर रही थी 1.5 महीना, वहाँ से उसका संपर्क चल गया। बाद में महिला के ससुर ने कोर्ट से गुहार लगाई कि बिना तलाक हुए किसी और के साथ जाने पर महिला और उनके दोस्त पर कार्रवाई की जाए। इधर उत्तर प्रदेश के बरेली में एक ट्रेन के इंजन से डीजल चोरी होने पर हड़कंप मच गया। बताया गया कि चोरी होने की खबर उस वक्त मिली जब ट्रेन के लोको पायलट यानी ड्राइवर ने डीजल टैंक का ढक्कन खुला देखा। इसके बाद उन्होंने जांच शुरू की तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उस डीजल टैंक से भारी मात्रा में डीजल चोरी किया जा रहा था। चोर कई मीटर लंबा पाइप लगाकर कैन में डीजल भर रहे थे। हैरान कर देने वाला मामला बरेली जिले के टिसवा स्टेशन पर हुआ। मामले की जानकारी मिलने पर लोग चौंक गए। वहां डीजल चोरी के मामले के बाद रेलवे के अधिकारियों और पुलिस पर सवाल खड़े हो गए। ट्रेन के डीजल इंजन से तेल चोरी का यह खेल बरेली से लेकर शाहजहांपुर तक वर्षों से खेला जा रहा है। इस बीच पकड़े जाने के डर से आरोपी फरार हो गए। इसके बाद आरपीएफ के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर बने फ्लैटों की चाबी उनके मालिकों को सौंप दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 72 परिवारों को चाबियां दी। लखनऊ के डालीबाग इलाके में मौजूद इस जमीन पर कभी मुख्तार अंसारी का अवैध कब्जा हुआ करता था, लेकिन यूपी सरकार ने उस कब्जे को खत्म करवाकर वहां फ्लैट बनवा दिए। वो फ्लैट सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को रियायत पर दिए गए। मेरी इच्छा थी कि जब माफिया से खाली करवाएंगे तो माफिया से खाली कराने के बाद हम इस लैंड पर गरीबों का आसियाना बनाएंगे। लखनऊ के डालीबाग इलाके में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के कब्जे से छुड़ाई गई उस जमीन पर 72 फ्लैट बनाए गए। वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए मालिकों को अपने हाथ से चाबी सौंपी। इधर महाराष्ट्र के पुणे में वन विभाग के कर्मचारियों ने एक आदमखोर तेंदुए को मार गिराया। कुछ दिन पहले वहां उस तेंदुए के हमले में एक बच्चे की मौत हो गई थी। इसके बाद लोगों ने वन विभाग के दफ्तर में आग लगा दी थी। हंगामा बढ़ने पर विभाग ने उस तेंदुए को मार गिराने का आदेश दे दिया था और उसके बाद आखिरकार वन विभाग ने उस आदमखोर तेंदुए को मार गिराया। ड्रोन कैमरों की मदद से वन विभाग को उस तेंदुए के जंगल में छिपे होने के सबूत मिले। इसके बाद वन विभाग की टीम शार्प शूटरों के साथ उस जगह पर पहुंची और उस तेंदुए को घेर कर फायरिंग कर दी। शार्प शूटर ने उस तेंदुए पर 3 गोलियां चलाईं। इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तेंदुए की मौत के बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली। कुछ दिन पहले उस तेंदुए के हमले में 13 साल के एक बच्चे की मौत हो गई थी और इसके बाद गुस्साए लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया था। उन लोगों के मुताबिक उस तेंदुए के हमले में पिछले 15 दिन में 3 लोगों की जान जा चुकी है। दावा है कि इसके बाद भी वन विभाग ने उस तेंदुए को पकड़ने के लिए कुछ नहीं किया और इसीलिए गुस्साए लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया था। उन लोगों ने वन विभाग के दफ्तर को फूंक दिया था। इसके अलावा वन विभाग की गाड़ी में तोड़फोड़ कर उसे भी आग लगा दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि तेंदुए के हमले में इतनी जाने जाने के बाद भी वन विभाग ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। यही वजह रही कि उन्होंने कई घंटों तक वहां का हाईवे जैम रखा था। हंगामा बढ़ते देख वन विभाग की टीम ने उस आदमखोर तेंदुए को मार गिराने का आदेश दे दिया था। साथ ही ड्रोन कैमरों से जंगल की निगरानी भी शुरू कर दी थी और इसके 3 दिन बाद उस आदमखोर तेंदुए को मार गिराया गया। और इसके बाद उधर जाति सूचक टिप्पणी के मामले में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की मुश्किलें बढ़ गईं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के खिलाफ जाति सूचक टिप्पणी के मामले में केस दर्ज कर लिया गया। पूर्व गृह मंत्री बूटा सिंह के बेटे सरबजोत सिंह सिद्धू की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ऑटो बेकाबू होकर एक नाले में गिर गया। हादसे में ऑटो में सवार 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 11 लोग घायल हो गए। बताया गया कि वो सभी गंगा नदी में नहाने के लिए जा रहे थे। इधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम युवक पर आरोप लगाया गया कि उसने हिंदू नाम रखकर एक महिला से दोस्ती की और फिर उसका यौन शोषण किया। आरोप लगाने वाली महिला के मुताबिक उन्हें इस युवक की सच्चाई का पता बाद में चला। बताया गया कि उनकी दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हुई थी और दावा किया गया कि आरोपी ने हिंदू नाम बताकर उनसे दोस्ती की। महिला के मुताबिक उन्हें बाद में पता चला कि वो युवक मुस्लिम है और इसके बाद उन्होंने उससे दूरी बनानी चाहिए।
दावा किया गया कि इसके बाद आरोपी उन पर दबाव बनाने लग गया। इस बीच एक वीडियो भी सामने आया जिसमें आरोपी उस महिला के साथ मारपीट करता दिखा। वो मुझसे पंडित बन के बात करता रहा और मैं सिंगल मदर हूँ, उसने मुझसे शादी का वादा किया था। महिला के मुताबिक उन्हें यह भी पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा है। यही नहीं, उन्होंने उस पर यौन शोषण और ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया। और मामला सामने आते ही स्वामी यशवीर महाराज ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही कार्रवाई न होने पर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी। और स्वामी यशवीर महाराज ने दावा किया कि आरोपी और उसकी पत्नी दोनों ने मिलकर महिला का धर्म बदलवाने की भी कोशिश की। दोनों दबाव दे रहे हैं कि तू धर्मांतरण कर। उनकी चेतावनी के बाद पुलिस ने मामले में केस दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। अभियुक्त को कस्टडी में ले लिया गया है तथा पूछताछ करके कठोरतम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जानकारी के मुताबिक महिला के पति की मौत कई साल पहले हो गई थी और वो तब से अकेले रह रही थी। उधर गुरु नानक के प्रकाश पर्व पर पाकिस्तान के ननकाना साहिब जा रहे 7 हिंदुओं को पाकिस्तान ने वापस भेज दिया। हैरानी की बात यह रही कि सारे दस्तावेजों की जांच के बाद पाकिस्तान की एम्बेसी ने ही उन्हें वीजा दिया था, लेकिन ऐन वक्त पर उन्हें बॉर्डर से लौटा दिया गया। और आरोप लगाया कि उनका वीजा सिर्फ इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि वो हिंदू हैं। पासपोर्ट देख के उन्होंने वीजा लग गया ਸੀ ਮੇਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। अजय कुमार नाम के एक श्रद्धालु के मुताबिक वो ननकाना साहिब में मत्था टेक कर लौटना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने सारे दस्तावेजों के साथ वीजा अप्लाई किया था। पाकिस्तान ने उन्हें वीजा दे भी दिया था, लेकिन बाद में उनका वीजा कैंसिल कर दिया गया। ऐसे में उन्होंने भारत सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि उन्हें सिर्फ हिंदू होने की वजह से पाकिस्तान से लौटा दिया गया। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पाकिस्तान में ननकाना साहिब जाते हैं। इस बार भी श्रद्धालुओं का जत्था दर्शन के लिए रवाना हुआ, लेकिन कुछ श्रद्धालुओं को पाकिस्तान ने बॉर्डर पार करने ही नहीं दिया। एक श्रद्धालु के मुताबिक वो ननकाना साहिब जाने के लिए बस में बैठ गए थे, लेकिन तभी वहां आए पाकिस्तानी अधिकारियों ने उन्हें बस से उतार दिया। बोला आपको डिपोर्ट किया जा रहा है। हमने कहा क्या हो गया जी, क्या कारण है कि आप हिंदू हो, वहाँ सिख जा सकते हैं, हिंदू नहीं जा सकते। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने इसकी निंदा की। ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਸਟੀਫਾਈਡ नहीं है। ननकाना साहिब के लिए 2000 से ज्यादा श्रद्धालुओं का जत्था निकला था, उनमें 7 लोगों को लौटा दिया गया। इधर राजस्थान के जोधपुर में शादी की तैयारियों के बीच एक मकान में सिलेंडर फटने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि उस मकान में वेल्डिंग का काम चल रहा था और इसी दौरान चिंगारी छिटककर पास में रखे गैस सिलेंडर पर चली गई। इसके बाद तो जोरदार ब्लास्ट हो गया और उसकी चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए। घायलों को फौरन जिला अस्पताल ले जाया गया। उनमें कई लोग तो बुरी तरह झुलस गए थे। सिलेंडर धमाके की ये घटना जोधपुर के बावड़ी इलाके में मौजूद हरडाणी गांव में हुई। जिस मकान में सिलेंडर फटा वहां शादी की तैयारियां चल रही थीं। लेकिन इस हादसे की वजह से रोना पीटना मच गया। वहाँ पे गैस की वेल्डिंग करते हुए चिंगारी उछली और इससे विस्फोट हुआ है। सिलेंडर ब्लास्ट की जद में आने से 14 लोग घायल हो गए और उनमें 2 लोगों की हालत गंभीर बताई गई। उधर जम्मू कश्मीर में 15 साल पुरानी गाड़ियों पर पाबंदी लग सकती है। जम्मू कश्मीर में 15 साल पुरानी गाड़ियों पर बैन लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई। परिवहन विभाग के मुताबिक जो लोग इस नियम को नहीं मानेंगे उनकी गाड़ियां सीज कर ली जाएंगी। संभावना जताई गई कि जल्द ही ये आदेश लागू हो जाएगा। 15 साल से बियॉन्ड जो है उसको स्क्रैप होना ही होना है एक नियम के तहत। हरियाणा के सोनीपत में क्रिकेट कोच रामकरण की हत्या के मामले में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई। इसमें आरोपी हथियार लेकर भागता हुआ नजर आया। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की हैं। कुछ रोज पहले रामकरण की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इधर बिहार में पहले चरण के मतदान से पहले लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इससे जुड़ी एक प्रेजेंटेशन दी, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग पर जानबूझकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। बड़ी सी स्क्रीन पर एक प्रेजेंटेशन दिखाते हुए उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक बयान भी सुनाया। ये बयान नतीजों से 3 दिन पहले का बताया गया। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। Now please notice the smile on his face. उनके इस बयान को राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से मिली भगत का इशारा बताते हुए वोट चोरी का दावा किया और आरोप लगाया कि वोट चोरी की वजह से ही हरियाणा में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी अपने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दस्तावेजों के कई भारी भरकम बंडल लेकर पहुंचे।
और उन सभी दस्तावेजों को वोट चोरी का सबूत बताया। राहुल ने स्क्रीन पर हरियाणा की वोटर लिस्ट में एक ही चेहरे के इस्तेमाल से बने कई वोटर कार्ड दिखाए। दावा किया गया कि एक ही बूथ पर 100 से ज्यादा लोगों पर एक ही व्यक्ति का चेहरा लगाए जाने के कई मामले सामने आए। 25 lakh, we have crystal clear proof that they are fake. That they either don't exist, or they're duplicate, or they're designed in a way for anybody to vote. कई जगहों पर फर्जी पतों के जरिए वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों के आरोप भी लगाए गए। और इतना ही नहीं, हरियाणा की वोटर लिस्ट में उन्होंने ब्राजील की एक मॉडल का चेहरा भी दिखाया। यही नहीं, दावा किया गया कि ब्राजील की मॉडल का चेहरा लगाने वाली महिला ने एक ही दिन में कई बार वोटिंग भी की, वो भी अलग अलग नाम से। यानी राहुल गांधी के मुताबिक ब्राजील की मॉडल के चेहरे का इस्तेमाल फर्जी वोटर बनाने के लिए किया गया। अलग अलग नामों की कई महिलाओं के वोट बनाने के लिए उस मॉडल के चेहरे का इस्तेमाल किया गया। Votes 22 times in Haryana. And she votes in 10 different booths in Haryana. दूसरी तरफ राहुल गांधी ने दावा कर दिया कि पूरे हरियाणा राज्य में लगभग 12% वोट फर्जी पाए गए। और राहुल के मुताबिक पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर संगठित तरीके से हुई गड़बड़ी जानबूझकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए की गई। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर भी बड़ा हमला बोला और उनकी एक पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा बड़ी स्क्रीन पर पत्रकारों को सुनाया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त वोटर लिस्ट में मकान नंबर 0 पर सफाई दे रहे थे। जिन लोगों के पास घर नहीं होता, आप लोग भाग्यवान हैं। कई लोगों के पास घर नहीं होता। Look, nobody else is convinced. लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है। Look at the... राहुल गांधी के मुताबिक उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के बयान के बाद ऐसे लोगों की फिर से जांच की और उस दावे को बेबुनियाद पाया। हालांकि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों पर सवाल पूछ लिया कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर कांग्रेस की तरफ से कोई अपील क्यों नहीं दायर की गई। और इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की तरफ से हाउस नंबर 0 को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर सफाई दी। एक तस्वीर जारी करते हुए चुनाव आयोग ने बताया कि बीएलओ की तरफ से मकान संख्या 0 वहां दी जाती है जहां पर नगर पालिकाओं या पंचायतों की तरफ से कोई मकान संख्या आवंटित नहीं की गई होती। चुनाव आयोग ने दावा किया कि इसका फर्जी मतदान से कोई लेना देना नहीं है। और इसके अलावा चुनाव आयोग ने सवाल पूछ लिया कि अगर राहुल गांधी को फर्जी मतदान की आशंका है तो चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर मौजूद कांग्रेस के पोलिंग एजेंट क्या कर रहे थे। मतलब चुनाव आयोग ने एक एक पॉइंट पर राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया। चुनाव आयोग ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने उनके एक वीडियो को काट छांट कर इस्तेमाल किया और चुनावों को लेकर गलत बयानबाजी और भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। चुनाव आयोग के मुताबिक राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग का केवल आधा वीडियो ही दिखाया, जबकि पूरे वीडियो में बात कुछ और कही गई थी। चुनाव आयोग ने फर्जी वोटिंग को लेकर लगाए गए राहुल गांधी के अधूरी वीडियो का पूरा हिस्सा फिर से जारी किया। पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, जिस घर में वो रहते हैं, उन्होंने उनका नंबर नहीं दिया। शहरों में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जहां उनको नंबर नहीं है, तो वो अपने फॉर्म में क्या पता भरे। यानी चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। और चुनाव में फर्जी वोटिंग के राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने ही पलटवार नहीं किया, बल्कि बीजेपी भी हमलावर हो गई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने तो यह तक कह दिया कि चुनाव में अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर झूठे आरोप लगाए। यानी बिहार में वोटिंग से ठीक पहले फर्जी मतदान को लेकर देश का सियासी पारा चढ़ गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने तंज भरे अंदाज में राहुल गांधी पर हमला बोला। इनका एटम बम कभी फटता क्यों नहीं है? बीजेपी के मुताबिक चुनाव में हार के बाद अपनी नाकामियों पर मंथन करने के बजाय राहुल गांधी चुनाव आयोग पर गलत आरोप लगाने में जुट गए। बीजेपी ने बिहार चुनाव से ठीक पहले हरियाणा चुनाव का मुद्दा उठाए जाने पर भी सवाल उठाया। उधर इलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस भारत में महाराष्ट्र से शुरू होगी। महाराष्ट्र सरकार ने अपने दूर दराज के इलाकों तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ एक समझौता किया। इस समझौते के तहत महाराष्ट्र सरकार और स्टारलिंक एक साथ मिलकर राज्य के दूर दराज के इलाकों में मौजूद स्कूलों, अस्पतालों और समंदर किनारे मौजूद कंट्रोल रूम तक सैटेलाइट इंटरनेट के जरिए कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। राजस्थान के झुंझुनू के भेरूघाट इलाके में एक मोटरसाइकिल और एक गाड़ी में टक्कर होने के बाद मारपीट हो गई। टक्कर की वजह से मोटरसाइकिल सवार की गाड़ी में बैठे लोगों से कहासुनी हुई और देखते ही देखते दोनों पक्षों ने बीच सड़क पर जबरदस्त मारपीट कर ली। इधर अमेरिका के न्यूयॉर्क में मेयर का चुनाव जीतने के बाद भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने अपने भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया। जोहरान ममदानी ने वहां डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा था और जीत के बाद उन्होंने इसे न्यूयॉर्क के लिए नए युग की शुरुआत बताया।
मेयर का चुनाव जीतने के बाद जोहरान ममदानी ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया। Think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से मेयर का चुनाव लड़ा था। ये वही पार्टी है जिसमें जो बाइडेन और कमला हैरिस जैसे नेता हैं। और उसी डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनाव लड़कर उन्होंने न्यूयॉर्क में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। उनके खिलाफ न्यूयॉर्क के पूर्व मेयर निर्दलीय चुनाव में उतर गए थे। वो भी पहले डेमोक्रेटिक पार्टी में ही थे, इसलिए वहां कड़ी टक्कर मानी जा रही थी। लेकिन जोहरान ममदानी ने मेयर के चुनाव में एक तरफा जीत हासिल की। न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव के जो नतीजे आए उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के जोहरान ममदानी अकेले ही 50% से ज्यादा वोट ले गए। दूसरे नंबर पर न्यूयॉर्क के पूर्व मेयर और निर्दलीय उम्मीदवार एंड्रू कोमो रहे, जिन्हें करीब 42% वोट मिले। वो जोहरान ममदानी से डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी इलेक्शन में हारने के बाद निर्दलीय लड़े थे। और तीसरे नंबर पर रहे ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार कर्टिस सिल्वा तो सिर्फ 7% वोट ही हासिल कर पाए, और वो भी तब जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलेआम न्यूयॉर्क की जनता को चेतावनी दी थी कि अगर जोहरान ममदानी वहां के मेयर बन गए तो न्यूयॉर्क बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद न्यूयॉर्क की जनता ने मेयर के तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी के जोहरान ममदानी को ही चुना। ट्रंप ने चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह धमकी दी थी कि अगर वहां से कम्युनिस्ट विचारधारा वाला उम्मीदवार जीता तो न्यूयॉर्क को सरकार की तरफ से मिलने वाले फंड में भी कटौती हो सकती है। इसके बावजूद जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में एक तरफा जीत दर्ज की। हालांकि ट्रंप ने उनकी जीत के बाद यह दावा किया कि बैलेट पेपर पर ट्रंप का नाम नहीं था, इसलिए जनता ने रिपब्लिकन पार्टी को नहीं चुना। इसके अलावा उन्होंने अमेरिकी सरकार के शटडाउन को भी हार की वजह माना। और जोहरान ममदानी की ये जीत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका मानी जा रही है, क्योंकि ट्रंप ने तो खुलेआम न्यूयॉर्क की जनता को एक तरह से धमकाई दिया था कि वो जोहरान ममदानी को अपना मेयर चुनने की गलती ना करे। लेकिन न्यूयॉर्क की जनता ने जोहरान ममदानी को मेयर का चुनाव जिताकर ट्रंप को ही तगड़ा झटका दे दिया। वो जिस एक उम्मीदवार को वोट न देने की अपील कर रहे थे, उस अकेले को 50% से ज्यादा वोट हासिल हो गए। इसी वजह से जोहरान ने जीतने के बाद सीधे डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से चुनौती दी। Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. न्यूयॉर्क में मेयर का चुनाव ट्रंप के लिए नाक का सवाल माना जा रहा था। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुलकर जोहरान ममदानी का विरोध किया था और उन्हें एक नाकाम नेता तक बता दिया था। लेकिन जोहरान ममदानी ने मेयर का चुनाव जीतकर ट्रंप की नींद उड़ा दी। जोहरान भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। उन्होंने मेयर के चुनाव में जीत हासिल करने के लिए हिंदी में भी कैंपेन चलाया था और अनुमान जताया गया कि यह कैंपेन उनके लिए बेहद कारगर साबित हुआ। माना जा रहा है कि उनके इस कदम से न्यूयॉर्क में रहने वाले वो लोग जो हिंदी बोलते या समझते हैं, वो उनसे बड़ी तादाद में जुड़ गए। आपकी वजह से हमने $8 मिलियन रेज किया है, 6 लाख से ज्यादा दरवाजे खटखटाए हैं और बस इतने करीब है इस शहर का पहला साउथ एशियन मेयर बनाने के लिए। जोहरान ममदानी ने अपने प्रचार में उन मुद्दों को उठाया जिनके लिए वहां की जनता लगातार ट्रंप सरकार को घेर रही थी। और जोहरान ने रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। उन्होंने न केवल डोनाल्ड ट्रंप बल्कि रिपब्लिकन पार्टी की पूंजीवादी विचारधारा के खिलाफ भी कैंपेन चलाया और न्यूयॉर्क की जनता को बुनियादी सुविधाएं दिए जाने का भरोसा दिया। न्यूयॉर्कर्स मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मैं ये सब बदलने के लिए लड़ रहा हूँ। रेंट फ्री बसेस, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर और सस्ती ग्रोसरीज के जरिए। माना जा रहा है कि जोहरान ममदानी के इन्हीं वादों ने उन्हें जनता के बीच एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर पहचान दिलाई और उन्होंने अपने कैंपेन में जनता से यह अपील की कि वो किसी भी सूरत में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार को वोट न दें। उन्होंने सीधे तौर पर ट्रंप को घेरने की कोशिश की और एक तरह से उन्हें खुलेआम चैलेंज कर दिया था। याद रखना, एंड्रू कोमो को रैंक नहीं करता। उसका कैंपेन ट्रंप के डोनर्स के पैसों से चल रहा है। अगर वो जीता तो डीसी के साथ साथ एनवाईसी भी उनका होगा। विश्वास नहीं होता तो खुद उनसे सुनिए कि क्या होगा अगर कोमो जीता तो। खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, भैया की शादी है, सब कुछ। जोहरान ममदानी अपने कैंपेन में हर वक्त न्यूयॉर्क को पूंजीपतियों के चंगुल से बचाने की अपील करते नजर आए और इसके अलावा ट्रंप की कई और नीतियों पर उन्होंने अपने इस कैंपेन में हमला बोला। उन्हीं में एक मुद्दा दूसरे देशों से आकर अमेरिका में बसने वाले लोगों का भी रहा, क्योंकि ट्रंप कई बार यह दावा कर चुके हैं कि दूसरे देशों से हजारों की तादाद में आए लोग अमेरिका में ऐसे बसे कि उन्होंने जाने का नाम ही नहीं लिया। इसी बाहरी वाली कैटेगरी में जोहरान ममदानी भी आते हैं, क्योंकि जोहरान ममदानी अफ्रीकी देश युगांडा से आकर अमेरिका के न्यूयॉर्क में बसे थे
उनकी मां मीरा नायर का जन्म भारत में हुआ था। उन्होंने तो मिसिसिपी मसाला, मॉनसून वेडिंग और सलाम बॉम्बे जैसी मशहूर हॉलीवुड फिल्में भी बनाई। उनके पिता महमूद ममदानी गुजराती मुसलमान हैं जो भारत से पहले युगांडा गए थे और फिर वहां से अमेरिका में जाकर बस गए थे। तो वहीं उनकी पत्नी रमा दुवाजी सीरिया की रहने वाली थी। उन्होंने जोरान ममदानी के डिजिटल कैंपेन का जिम्मा संभाला और जोरान ममदानी ने अपने कैंपेन में इस बात पर बहुत जोर दिया कि अमेरिका में कोई बाहरी नहीं है। माना जा रहा है उनके इस कदम ने न्यूयॉर्क के लोगों के बीच उनकी पकड़ को और मजबूत किया और उन्होंने चुनाव जीतते ही अपनी इस बात को पूरी ताकत से रखा भी। York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant. उनके कैंपेन से जुड़े वीडियो में भी कई महिलाएं बुर्के में दिखीं तो कुछ पंजाबी सूट में। जोरान ममदानी ने दावा किया कि वो न्यूयॉर्क में दूसरे देशों से आकर बसे लोगों की आवाज बनेंगे। उनकी इस जीत के बाद उनके समर्थक भी खुशी से झूम उठे। जिस हॉल में जोरान ममदानी भाषण दे रहे थे उसके बाहर उनके समर्थकों का हुजूम जुट गया और उन समर्थकों ने जोरान ममदानी के चुनाव जीतने की खुशी सड़कों पर मनाई। वहीं हॉल के अंदर जोरान ममदानी ने अपनी इस जीत के लिए जनता का शुक्रिया अदा किया। My friends, we have toppled a political dynasty. उनके समर्थकों ने वहां एक रैली भी निकाली जिससे सड़क का एक हिस्सा कुछ देर के लिए जैम हो गया और न्यूयॉर्क के अलावा अमेरिका के वर्जीनिया राज्य की लेफ्टिनेंट गवर्नर की कुर्सी पर भी भारतीय मूल की गजाला हाशमी ने जीत दर्ज कर ली और जोरान ममदानी की तरह गजाला हाशमी भी डेमोक्रेटिक पार्टी की टिकट से मैदान में उतरी थी। गजाला हाशमी भारतीय मूल की हैं और उन्होंने अमेरिकी राज्य वर्जीनिया में लेफ्टिनेंट गवर्नर का चुनाव जीता। वो भी ट्रंप की आलोचक मानी जाती हैं। गजाला हाशमी का जन्म भारत में हुआ था। हालांकि जब वो 4 साल की थी तभी वो अपने परिवार के साथ अमेरिका चली गई थी और फिर उनकी पढ़ाई लिखाई और आगे की जिंदगी अमेरिका में ही हुई। मुस्लिम समुदाय से आने वाली गजाला हाशमी कई बार ट्रंप की खुले तौर पर आलोचना कर चुकी हैं। उधर बिहार के पूर्णिया में बीएसपी के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी नवीन कुशवाहा, उनकी पत्नी और उनकी बेटी की रहस्यमय हालात में मौत होने से हड़कंप मच गया। नवीन कुशवाहा के भाई और जेडीयू नेता निरंजन कुशवाहा के मुताबिक उनकी भतीजी घर में सीढ़ी से फिसल गई। उन्हें संभालने में उनके पिता नवीन कुशवाहा भी गिर गए और इस घटना के बाद नवीन कुशवाहा और उनकी बेटी तनुप्रिया को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। मेरी भतीजी सीढ़ी से स्लिप की और उनको बचाने के लिए भाई साहब भी उसके साथ जो है स्लिप कर गए। नवीन कुशवाहा और उनकी बेटी को घायल हालत में अस्पताल लाने के बाद उनकी पत्नी कंचन माला की भी तबीयत बिगड़ गई। जेडीयू नेता निरंजन कुशवाहा के मुताबिक कंचन माला को पति नवीन कुशवाहा और बेटी तनुप्रिया की मौत की वजह से गहरा सदमा लगा। बताया गया कि उन्हें भी कुछ देर में पूर्णिया के गैलेक्सी अस्पताल लाया गया, जहां उनकी जान चली गई। और पुलिस के मुताबिक नवीन कुशवाहा और उनकी बेटी तनुप्रिया के शरीर पर चोट के कई निशान मिले, जबकि नवीन कुशवाहा की पत्नी कंचन माला के पहले से बीमार होने की बात कही गई। बताया गया कि उनके बड़े बेटे पूर्णिया के गैलेक्सी अस्पताल में डॉक्टर हैं। पुलिस के मुताबिक गैलेक्सी अस्पताल में ही कंचन माला का इलाज चल रहा था, लेकिन पुलिस की शुरुआती जांच में उन तीनों की मौत की सही वजह का पता नहीं चल पाया। इस घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस पूर्णिया के गैलेक्सी अस्पताल में पहुंच गई। इसके साथ ही पुलिस ने नवीन कुशवाहा के घर में जाकर भी जांच करने की बात कही। पुलिस के मुताबिक इसके लिए फोरेंसिक टीम की मदद ली जाएगी। नवीन कुशवाहा जो है उनके गले पर लिगेचर मार्क है। तनुप्रिया जो उनकी बहन है उनका जो है सिर पे पीछे एक इंजरी जो है हम लोगों को अभी इंक्वेस्ट में दिखाई दी है। पुलिस ने नवीन कुशवाहा, उनकी पत्नी कंचन माला और उनकी बेटी तनुप्रिया के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने इस मामले में जिला प्रशासन से जांच कराने की मांग की। नवीन कुशवाहा, उनकी पत्नी और उनकी बेटी की मौत की खबर मिलते ही सांसद पप्पू यादव गैलेक्सी अस्पताल पहुंच गए। इस दौरान मंत्री लेशी सिंह भी उनके साथ मौजूद रहीं और उन्होंने इस घटना पर दुख जताया। सांसद पप्पू यादव और मंत्री लेशी सिंह ने नवीन कुशवाहा के परिवार वालों से मुलाकात की। सांसद पप्पू यादव के मुताबिक नवीन कुशवाहा, उनकी पत्नी और उनकी बेटी की संदिग्ध हालात में मौत हुई। 3 घटना हुई वैसे, इसलिए हम चाहेंगे जिला प्रशासन इसकी पूरी इंक्वायरी करे। नवीन कुशवाहा साल 2009 में बीएसपी की टिकट पर लोकसभा प्रत्याशी थे और साल 2010 में वो पूर्णिया की धमदाहा विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव के मैदान में उतरे थे। इधर मध्य प्रदेश में जबलपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में मरीजों को खून दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि वो उन मरीजों को निशाना बनाते थे जिन्हें इलाज के दौरान खून की जरूरत होती थी।
पुलिस के मुताबिक आरोपी जल्द से जल्द खून निकालने के नाम पर मजबूर लोगों से ज्यादा पैसे वसूलते थे। और इतना ही नहीं, आरोप है कि वो कुछ मरीजों के पैसे भी लेकर भाग चुके थे, वो भी खून दिए बिना। चौंका देने वाला मामला जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के अस्पताल का रहा। वहाँ खून की कालाबाजारी करने के आरोप में 3 लोग पकड़ लिए गए। इनका काम ही यही है कि जो पीड़ित लोग हैं जिनको ब्लड की आवश्यकता होती है उनसे पैसे मांगकर और बीच में दलाली करके इनको ब्लड उपलब्ध कराते थे। पुलिस ने बताया उसे कई दिन से शिकायत मिल रही थी कि अस्पताल में अवैध तरीके से खून बेचने वाला गिरोह एक्टिव है और इसलिए पुलिस ने जांच शुरू की। इसी बीच उस अस्पताल में भर्ती एक गर्भवती महिला के पति ने पुलिस को फोन कर दिया। उन्होंने बताया कि एक आदमी ने उन्हें 2000 रुपए में खून दिलाने की बात कही, लेकिन वो पैसे लेकर फरार हो गया। एक अंशुल अवस्थी नाम का व्यक्ति था, उसने कहा कि मैं 2000 रुपए में आपको ब्लड उपलब्ध करा दूंगा और वो 2000 रुपए लेकर भाग गया। इसी के बाद पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में चौकसी बढ़ा दी। इसी बीच जब आरोपी वहां दोबारा पहुंचे तो उन्हें पकड़ लिया गया। पुलिस ने खून की कालाबाजारी के मामले में कई और लोगों के शामिल होने की आशंका जताई। निश्चित रूप से ये गैंग है तो कोई और भी व्यक्ति इसमें होंगे और वहाँ हम सीसीटीवी फुटेज भी देखेंगे कि कौन कौन व्यक्ति इनके साथ रहते हैं। पुलिस ने उन आरोपियों के दूसरे साथियों की भी धरपकड़ तेज कर दी। अमेरिका के केंटकी राज्य में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब वहां एक विमान उड़ान भरते ही क्रैश हो गया। सामान ढोने वाला वो विमान रनवे के नजदीक 2 इमारतों के ऊपर फट गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक विमान में करीब 1.5 लाख लीटर तेल मौजूद था और यही वजह रही कि वो विमान जहां क्रैश हुआ वहां तबाही मच गई। विमान के गिरते ही इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि पूरा इलाका दहल उठा। ऐसा लगा कि वहां परमाणु बम फोड़ दिया गया हो। विस्फोट होते ही हर तरफ आग की खौफनाक लपटें फैल गईं। वो कार्गो प्लेन यानी सामान ढोने वाला विमान जिन इमारतों पर गिरा वो लपटों से पूरी तरह ढक गई। वहां आग के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं दिया। दिल दहला देने वाला यह हादसा अमेरिका में केंटकी राज्य के लोवेल शहर में हुआ और इस घटना ने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। विमान ने केंटकी से हवाई जाने के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन रनवे को पार करते ही वो क्रैश हो गया और रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मंजर को जिसने भी देखा वो डर के मारे चीख पड़ा। एक कार में बैठी महिला ने प्लेन क्रैश की घटना को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ क्योंकि उनकी कार से थोड़ी ही दूरी पर आग की लपटें और काला धुआं उठता नजर आया। देखकर ऐसा लगा जैसे उनके सामने आग और धुएं का तूफान आ गया हो। इसे देखकर उस रास्ते से गुजर रहे लोग दहशत में आ गए और कुछ लोग तो वहां से फौरन भाग निकले क्योंकि विमान हादसे के बाद भड़की आग लगातार भयंकर होती चली गई। हालांकि जो विमान क्रैश हुआ वो उड़ान भरने से पहले ही आग की चपेट में आ गया था, लेकिन इससे पहले कि विमान के पायलट कुछ कर पाते वो एयरपोर्ट के नजदीक ही हादसे का शिकार हो गया। रनवे पर रफ्तार भर रहे उस कार्गो प्लेन के बाएं पंख में आग लगी नजर आई। उसके पहियों ने जैसे ही जमीन को छोड़ा उसके चंद सेकंड बाद ही वो विमान क्रैश हो गया। इमारतों पर गिरते ही वो आग का गोला बन गया जो आसमान में काफी ऊपर तक पहुंच गया और खौफ से भर देने वाले इस हादसे में विमान के पायलट समेत 7 लोगों की जान चली गई। 10 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। केंटकी के मेयर ने आशंका जताई कि इस घटना में जान गंवाने वालों की संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि जिस जगह पर विमान क्रैश हुआ उसके आसपास की इमारतों में भीषण आग लग गई। पूरा इलाका काले धुएं से ढक गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक उस कार्गो प्लेन में करीब 1.5 लाख लीटर जेट फ्यूल यानी विमान में भरा जाने वाला तेल मौजूद था। माना जा रहा है कि इसीलिए हादसे के बाद लगी आग और भयंकर होती चली गई क्योंकि विमान में मौजूद तेल आसपास के इलाके तक फैल गया। खतरे को देखते हुए हादसे वाली जगह के 8 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया और उन्हें घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। इसके साथ ही राहत बचाव का काम भी तेज कर दिया गया। फायर ब्रिगेड के 100 से ज्यादा कर्मचारियों ने आग पर काबू करने की कोशिश की क्योंकि विमान हादसे के बाद भड़की आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया। दर्जनों मकान उसकी जद में आ गए। जो कार्गो प्लेन क्रैश हुआ उसने अमेरिका में केंटकी के लुइविल मोहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। उसे करीब 7000 किलोमीटर की दूरी तय कर प्रशांत महासागर के बीच मौजूद हवाई जाना था, लेकिन वो उड़ान भरते ही क्रैश हो गया। कलेजा कपा देने वाले इस हादसे में विमान के पायलट समेत चालक दल के 3 सदस्यों की जान चली गई। इसके अलावा जिस इलाके में हादसा हुआ वहां भी कई लोग मारे गए। वो विमान किस वजह से क्रैश हुआ इसका पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई। उधर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने रणजी ट्रॉफी में शानदार शतक बनाया।
यशस्वी जायसवाल ने मुंबई के लिए खेलते हुए रणजी ट्रॉफी में राजस्थान के खिलाफ दूसरी पारी में शतक जड़ दिया। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में अपने 1000 रन भी पूरे कर लिए। आईसीसी ने टी20 इंटरनेशनल के बल्लेबाजों की जो नई रैंकिंग जारी की, उसमें भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा टॉप पर बने रहे। बल्लेबाजों की रैंकिंग में उनके 925 पॉइंट हैं, जबकि उनके बाद इंग्लैंड के बल्लेबाज फिल सॉल्ट हैं, जिनके 849 पॉइंट हैं। इधर राजस्थान के बूंदी में सिंधी समुदाय के भगवान झूलेलाल पर की गई टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। सिंधी समुदाय के लोगों ने क्रांति सेना नाम के संगठन के मुखिया अमित बघेल की गिरफ्तारी की मांग की। आरोप है कि उन्होंने भगवान झूलेलाल और अग्रवाल समुदाय के संस्थापक माने जाने वाले महाराजा अग्रसेन पर विवादास्पद बयान दिया और इसके विरोध में सिंधी समुदाय के लोग नारेबाजी करते नजर आए। झूलेलाल भगवान का यह पाल नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बूंदी में वो लोग एक बैनर लेकर चलते दिखाई दिए। वहां बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहीं और उन महिलाओं ने अपने हाथों में अलग अलग तख्तियां लेकर नारे लगाए। उन तख्तियों पर अमित बघेल को गिरफ्तार करो लिखा नजर आया। उसने सिंधी समाज के इष्ट देव भगवान के प्रति काफी अपमानजनक शब्द जो बोले, हमारे समाज के प्रति हमको पाकिस्तानी बताया। इस मामले में सिंधी समुदाय के लोगों ने बूंदी के जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और क्रांति सेना नाम के संगठन के मुखिया अमित बघेल को गिरफ्तार करने की मांग की। बूंदी की तरह मध्य प्रदेश के कटनी में भी सिंधी समुदाय और अग्रवाल समुदाय के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वहां प्रदर्शन के दौरान कई बाजार बंद कर दिए गए और अमित बघेल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर सिंधी समुदाय और अग्रवाल समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाला। कटनी के दिलबहार चौक से मिशन चौक तक जुलूस निकाला गया। इसमें मुड़वारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक संदीप जायसवाल और बड़ी संख्या में दूसरे समुदाय के लोग भी शामिल हुए। रायपुर में एक व्यक्ति द्वारा हमारे सिंधी समाज के इष्ट देवता एवं हमारे अग्रवाल समाज के इष्ट देवता एवं अन्य कई महापुरुषों के विरुद्ध अपशब्दों का उपयोग किया। प्रदर्शन के दौरान कटनी के झंडा बाजार, गोल बाजार, स्टेशन रोड और सुभाष चौक समेत कई इलाकों में दुकानें बंद कर दी गईं और सिंधी समुदाय के लोगों ने क्रांति सेना संगठन के मुखिया अमित बघेल पर कार्रवाई न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी। उनके मुताबिक अमित बघेल ने भगवान झूलेलाल और महाराजा अग्रसेन का अपमान किया था। आरोप लगा कि अमित बघेल ने सिंधी और अग्रवाल समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर उन दोनों समुदायों के लोग भड़क गए। कटनी में वो लोग अपने हाथों में तख्तियां लेकर सड़क पर उतर आए और उन अलग अलग तख्तियों पर आरोपी अमित बघेल के खिलाफ कई नारे लिखे नजर आए। इस दौरान वहां जमकर नारेबाजी भी की गई। आश्चर्य इस बात का है कि अभी तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। आज इस घटना से पूरे भारत देश का सिंधी समाज दुखी है। सिंधी समुदाय के लोगों ने प्रशासन पर क्रांति सेना नाम के संगठन के मुखिया अमित बघेल के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया और बताया गया कि कटनी के साथ मध्य प्रदेश के कई जिलों में अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी उनके विरोध में सिंधी समुदाय के लोगों ने शिकायत दर्ज करा दी। आरोपी अमित बघेल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर उन्होंने पुलिस को एक ज्ञापन भी सौंपा और ज्ञापन मिलने पर पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें इस मामले में जल्द कार्रवाई करने का भरोसा दिया। इस संबंध में माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम पर ज्ञापन हमको प्राप्त हुआ है और साथ ही साथ अन्य जिलों में भी इसमें एफआईआर हुई है, तो उनका पूरा अध्ययन करके हम जो भी इसमें विधि संगत कार्रवाई होगी वो करेंगे। कटनी से पहले छत्तीसगढ़ के धमतरी और मुंगेली समेत कई दूसरी जगहों पर भी सिंधी समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया था। वहां उन्होंने क्रांति सेना नाम के संगठन के मुखिया अमित बघेल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का भी घेराव किया था। सौबात की एक बात यह कि कभी सोचा नहीं था कि मुझे कभी भारतीय होने के अलावा भी अपनी पहचान पर बोलना पड़ेगा, लेकिन लगा कि अगर यह बात नहीं की तब भी भारतीय होने का कर्तव्य निभाने में ही पीछे रहना हो जाएगा। सबकी बात है भारत की बात, इसलिए हमारी बात भी भारत की बात है। जन और गण के मन में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग सब है। विंध्य भी है, हिमाचल भी है, यमुना भी है और गंगा भी है। तो देश में कई जगह जो प्रदर्शन हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी नाम के राजनीतिक दल के नेता अमित बघेल के खिलाफ, वो क्यों हो रहे हैं वो समझने की जरूरत है। अमित बघेल छत्तीसगढ़ के एक पॉलिटिशियन है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ महतारी को छत्तीसगढ़िया लोगों की देवी माना जाता है। जैसे भारत की भारत माता है, वैसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ महतारी। कुछ रोज पहले छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा बहुत बुरी स्थिति में खंडित पाई गई थी, तो वहां बवाल हो गया और कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। अमित बघेल ने भी किया था, लेकिन उस विरोध में अमित बघेल ने वहां दूसरे समुदायों पर और उनके आराध्य पर ही विवादास्पद टिप्पणी कर दी।
तो आपको पूरा अधिकार है विरोध का, लेकिन विरोध में दूसरे समुदायों और उनके आराध्य पर ऐसी टिप्पणियां करके क्या हासिल करना चाहते हो? यह राजनीति है। आपने अपने आप को लीडर बताने के लिए कह दिया कि सिंधी पाकिस्तानी है क्योंकि वो पाकिस्तान से आए हैं। आपने उनके इष्ट देव तक के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया कि वो मछली वाला भगवान। मैं यहां पहली बार उस समुदाय की बात सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं भी उसी समुदाय से आता हूं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस समुदाय ने पूरे समाज की धारा में अपने आप को मिलाने के उद्देश्य से कभी अपनी बात नहीं की, और बहुत गर्व है इस बात पर हमें। आपने अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश में कहा या जानकारी के अभाव में कहा या आप जाने, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा, यह जानकारी दुरुस्त कर लेना बहुत जरूरी है सबके लिए। सिंधी पाकिस्तान से भारत में नहीं आए। सिंधी वो हैं जो उस सिंध में थे जो भारत के राष्ट्रगान में आप भी गाते हैं, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। वो सिंध पाकिस्तान में नहीं था क्योंकि पाकिस्तान ही नहीं था। पाकिस्तान तो आप जैसे नेताओं ने बनाया या अंग्रेजों ने बनाया, जिसने भी बनाया, वो अलग विषय है। लेकिन हम तो भारत में थे और भारत में ही रहे। हमारी धरती को पाकिस्तान का नाम देने वाले हम नहीं थे, लेकिन जब नाम दे दिया गया तब भी हमने तो भारत चुना ना। हमारे भारत को चुनने के बाद बनाया गया वो पाकिस्तान। हम पाकिस्तान से नहीं आए थे। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, कानून तो जान लीजिए। आप नेता हैं, जानते हैं भारत का नागरिकता कानून क्या कहता है? Those born in undivided India, अनडिवाइडेड इंडिया, अविभाजित भारत में जिन्होंने जन्म लिया वो भारतीय होते हैं। नेता कहते हो आप अपने आप को, बेसिक जानकारी तो रख लीजिए। सिंधी हिंदू 1947 में पाकिस्तान से नहीं आए थे, अखंड भारत से आए थे। पाकिस्तान तो था ही नहीं, पाकिस्तान तो बाद में बना। आप अपनी धरती की बात करते हो, धरती पुत्र कहते हो ना खुद को। आपने कभी सोचा कि बंगाल की धरती का विभाजन कर दिया, एक बंगाल इधर कर दिया, एक बंगाल उधर कर दिया, पंजाब की धरती का विभाजन कर दिया, एक पंजाब इधर कर दिया, एक पंजाब उधर कर दिया। आपने उनका सोचा जिनका पूरा फ्रंटियर आपने उधर दे दिया, जिनका पूरा बलूचिस्तान आपने उधर कर दिया, जिनका पूरा सिंध उधर कर दिया गया, उनकी पूरी धरती उधर कर दी। तो उन्होंने क्या चुना? उसके बाद भी उन्होंने क्या चुना? उन्होंने अपने मकान चुने, उन्होंने अपने खेत चुने, उन्होंने क्या अपने कारोबार चुने, उन्होंने क्या अपनी संपत्तियां चुनी? नहीं, उन्होंने अपना धर्म चुना, उन्होंने अपना भारत चुना। पंजाब वालों को यहां पंजाब तो मिला, बंगाल वालों को यहां बंगाल तो मिला, फ्रंटियर वालों ने, बलूचिस्तान वालों ने, सिंधियों ने आपसे अपना सिंध तो नहीं मांगा। आपने अपने हरियाणाओं की, अपने उत्तराखंडों की, अपने महाराष्ट्रों की, अपने छत्तीसगढ़ों की मांगें की। सिंधियों ने तो मांग कभी नहीं की। सिर्फ तन पर जो कपड़े थे वो लेकर अपना सब कुछ अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए छोड़ दिया। कभी कोई आवाज सुनी कि कोई दर्जा मांगा हो? कितने सारे समुदायों को आरक्षण मिलते देखा? एक खाली हाथ कौम ने आपसे आरक्षण मांगा कभी? आप कह रहे हो वो पाकिस्तानी है, वो अखंड भारत के झंडा बरदार हैं साहब। आपकी नेतागिरी उनको गाली देने से चमकती हो तो चमका लो, लेकिन जानकारी कृपया दुरुस्त कर लीजिए। इन त्योहारों पर जब हर समुदाय के लोग अपने अपने घर लौटते हैं ना, जब छठ पर स्पेशल ट्रेनें चलती हैं लोगों को बिहार ले जाने के लिए, जब दुर्गा पूजा पर सब बंगाल लौटकर जाने की कोशिश करते हैं, जब होली पर लोग अपने बच्चों को अपने गांवों में मनाने के लिए ले जाते हैं, तो आपने कभी सोचा एक कौम है इस देश में जिनके गांव, जिनके पैतृक स्थान आज एक दुश्मन देश है? उन्होंने कभी आपको अपनी पीड़ा सुनाई? और आपने उनके इष्ट देव झूलेलाल को कह दिया कि वो मछली वाला भगवान। हां, मछली वाले भगवान है। आपको पता नहीं तो बता देते हैं, वरुण देवता के अवतार माने जाते हैं झूलेलाल, और उनका वाहन है मछली। जैसे देवी दुर्गा का वाहन है शेर, गणपति का वाहन है मूषक, भगवान झूलेलाल का वाहन है मछली। और भगवान सिर्फ एक समुदाय के नहीं होते। आपको जानकारी नहीं तो मान्यता क्या है वो भी सुन लीजिए।
कहते हैं सदियों पहले सिंध में एक क्रूर मुस्लिम शासक था मीरक शाह। उसने सभी हिंदुओं को कहा कि इस्लाम अपना लो, नहीं तो जान दे दो। मान्यता है कि हिंदुओं ने सिंधु नदी किनारे वरुण देवता से प्रार्थना की अपना धर्म बचाने के लिए। सबने व्रत रखा कि अगर धर्म के लिए जान ही जानी है तो वरुण भगवान के स्मरण में व्रत रखते हुए ही जाए। मान्यता है कि 40 दिन बाद भगवान प्रकट हुए और हिंदुओं से कहा कि वो अवतार लेंगे और उनका धर्म सुरक्षित रहेगा। इन 40 दिनों का आज भी त्योहार मनाया जाता है इस समुदाय में, चालिया कहते हैं उसे। तो कहते हैं कि उडेरो लाल के रूप में वरुण देवता ने अवतार लिया सिंध में, और जो बालक हुआ उसका पालना अपने आप दैवीय शक्ति से झूलता था, ऐसी मान्यता है। इसलिए उन्हें झूलेलाल कहा गया। और झूलेलाल ने न सिर्फ मीरक शाह के जुल्म को खत्म करवाया, बल्कि मीरक शाह ही उनका भक्त बन गया और सभी हिंदुओं को अपने धर्म का पालन करने का अवसर मिला। हां, मछली उनका वाहन है। वो जानते कौन सी मछली है? वो मछली है पल्ला मछली, सिंधु नदी में होती है। वो मछली नदी का मुकाबला करते हुए बहती है। वो सागर से नदी में जाती है, नदी सागर में मिलने जाती है, ये मछली नदी में जाती है, नदी की दिशा में। कराची से सातबेला 400 किलोमीटर ये मछली चलती है। वो पल्ला मछली वाहन है इष्ट देव झूलेलाल का। उस पल्ला मछली की विरासत लिए हुए है ये समुदाय, जो धारा का मुकाबला करते हुए बहती है। पता ना हो आपको तो बता दूं कि सिंधु से ही इस धर्म का नाम हिंदू पड़ा है। इंडस से ही इस देश का नाम इंडिया पड़ा है। तो झूलेलाल जिनको आपने ऐसी भाषा से संबोधित किया, उन्हें तो मुसलमानों को भी उन्होंने अपना मुरीद बना लिया था। मीरक शाह उनका भक्त हो गया था। आज भी पाकिस्तान में उनके गीत गाए जाते हैं। तो भगवान सबके होते हैं। नेतागिरी आपको जो करनी है करो, लेकिन भगवान को बोलने से आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। और आप तो अपनी नेतागिरी में कहते हो जात पात की करो विदाई, छत्तीसगढ़िया भाई भाई। यह आपकी पार्टी का स्लोगन है, जात पात की करो विदाई, छत्तीसगढ़िया भाई भाई। तो आप जिस समुदाय को गाली दे रहे हो ना, जान लो वो पहला समुदाय है जिसने जात पात को कब की विदाई दे दी थी। किसी सिंधी के नाम से जाति पता चलती है आपको? उसकी पता चलता है कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है? पता है क्यों होते हैं ये सारे सरनेम आणी 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 वाले? क्योंकि ये समुदाय अपनी जाति नहीं रखता नाम में, अपने सरनेम में जाति नहीं रखता, अपने बड़ों का नाम रखता है, अपने पूर्वजों का नाम रखता है। जाति का तो अब समुदाय को पता भी नहीं कि वो क्या चीज होती है। तो हम तो विदाई कर चुके जात पात की, आप अभी तक नारे ही लगा रहे हैं। ये सरनेम सिर्फ ये बताते हैं कि हमारे पूर्वज कौन थे। रामचंद्र के वंशज रामचंदानी कहलाते हैं, मूलचंद के वंशज मूलचंदानी कहलाते हैं, भावनदास के वंशज भावनानी कहलाते हैं, आडोमल के वंशज आडवाणी कहलाते हैं, अज्जुमल के वंशज अजवाणी कहलाते हैं। किशोर अजवाणी मेरा नाम है, सिंधी हिंदू फ्रॉम इंडिया। 100 बात की एक बात। उधर बांग्लादेश ने भगोड़े मुस्लिम धर्मगुरु जाकिर नायक की अपने देश में एंट्री पर पाबंदी लगा दी। भगोड़े मुस्लिम धर्मगुरु जाकिर नायक के बांग्लादेश में प्रवेश पर रोक लगा दी गई। एक संगठन ने जाकिर नायक को 28 और 29 नवंबर को ढाका में एक कार्यक्रम के लिए बुलाने की योजना बनाई थी, लेकिन वहां की सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर उनके प्रवेश पर रोक लगा दी। दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा निकालने से पहले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुना किनारे आरती की। उनके साथ कवि कुमार विश्वास भी मौजूद रहे। धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि उनकी पदयात्रा 7 से 16 नवंबर तक चलेगी। सनातनियों को एकजुट करेंगे। अब इस देश में तनातनी नहीं, सनातनी होंगे। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां एक साथ कई बच्चे स्कूल की टंकी का पानी पीने से बीमार हो गए। बताया गया उस स्कूल के करीब 15 बच्चों ने पानी की टंकी से पानी पिया था, जिसके बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन उनमें 2 बच्चियों की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
इलाज के बाद उनकी हालत पहले से बेहतर बताई गई। इससे पहले उन बच्चियों ने स्कूल की टंकी का पानी पीने पर चक्कर और उल्टियां होने की शिकायत की थी। हालांकि मेडिकल ऑफिसर ने दावा किया कि किसी ने शरारत करने के लिए ऐसा किया। उन्हीं के किसी साथी बच्चे ने जो ओवरहेड टैंक था उसमें शायद कोई पाउडर वगैरह डाल दिया। डरा देने वाला मामला जबलपुर के घाना इलाके में हुआ। उन बच्चियों के परिजनों की शिकायत पर मामले की जांच शुरू हुई।